स्टूडेंट्स, आई एम डॉक्टर अनीता कोठारी, एसोसिएट प्रोफेसर इन केमिस्ट्री। अभी हमने कल पढ़ा था स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल्स इन टेट्राहेड्रल फील्ड ऑफ लिगेंड्स। अब हम पढ़ेंगे स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल्स इन स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस। स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस को समझने के लिए हम पहले तीन ज्योमेट्री पे अच्छे से विचार करते हैं। आपने अगर ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री देखी हो तो ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री में आपको पता है कि जो 6 लिगेंड्स हैं वो एक्स, वाई और जेड एक्सिस से आते हैं। 2 लिगेंड एक एक्स से एक माइनस एक्स डायरेक्शन से, 2 लिगेंड्स वाई और वाई माइनस डायरेक्शन से, 2 लिगेंड जेड और जेड माइनस डायरेक्शन से आते हैं, है ना। अब आप क्या देखेंगे कि यदि अष्टफल की संरचना के 6 लिगेंड में से कोई भी 2 ट्रांस लिगेंड को अगर हम दूर कर दें तो वी गेट द टेट्रागोनल ज्योमेट्री, तो हमें द्विसमलंबाक ज्योमेट्री मिलती है। उदाहरण के लिए जेड तथा जेड माइनस अक्ष पर 2 लिगेंड अगर थोड़ा दूर पर स्थित हो तो इसे हम कहेंगे टेट्रागोनली डिस्टॉर्टेड या टेट्रागोनल ज्योमेट्री। अब इन्हीं 2 लिगेंडों को जो कि जेड और माइनस जेड एक्सिस पर है उनको अगर हम बिल्कुल हटा दें तो हमें सिर्फ 4 ही लिगेंड मिलेंगे, और वो कौन कौन सी एक्सिस पे मिलेंगे? एक्स, माइनस एक्स, वाई और माइनस वाई एक्सिस पे होंगे। एंड हेंस वी गेट द स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री, और उससे हमें वर्गीय समतलीय संरचना प्राप्त होगी। स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री इज जनरली शोन बाय द मेटल्स हैविंग 3D8 कन्फिगरेशन, यानी जो धातु जिनका विन्यास 3D8 होता है वो वर्गीय समतलीय संकुल बनाते हैं। और इसमें आप ये देखेंगे कि जो लिगेंड होता है, जैसे उदाहरण के लिए अगर साइनाइड लिगेंड है तो इसमें आप ये देखेंगे कि जो 3D8 मेटल वाली है वो तो जनरली या तो मेटल अगर वीक फील्ड है तो लिगेंड स्ट्रॉन्ग फील्ड होना पड़ता है, और अगर 4D8 और 5D8 विन्यास वाली जो मेटल्स होती हैं वो वीक फील्ड लिगेंड के साथ भी स्क्वायर प्लेनर कंपाउंड बना देती है। इसका कारण ये आप देखेंगे जब मैं आपको स्प्लिटिंग पैटर्न बताऊंगी। तो कुल मिलाकर स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस आर शोन बाय द मेटल्स हैविंग D8 कन्फिगरेशन। अगर 3D8 विन्यास है तो वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के साथ बनाती है, और अगर 4D8 या 5D8 विन्यास है तो वो वीक फील्ड लिगेंड के साथ भी स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस बना सकती है। फॉर एग्जांपल्स अगर आप ये लें तो आप देखेंगे कि निकिल जग का ये जो कॉम्प्लेक्स है, आप ये साइनाइड के साथ में जो बन रहा है टेट्रासाइनोनिकेलेट 2 आयन, इसमें जो निकेल +2 का विन्यास है वो 3D8 है, और ये साइनाइड जैसे प्रबल लिगेंड के साथ ही स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स बना पाता है। इसके बिल्कुल डिफरेंट अगर हम देखें प्लैटिनम और पैलेडिनियम के कॉम्प्लेक्सेस, तो पैलेडिनियम और प्लैटिनम हैलाइड जैसे वीक फील्ड लिगेंड के साथ भी स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स बना सकते हैं। अब आप ये देखिएगा, मैं डायग्राम ले आ रही हूँ जिसमें इसका पूरा स्प्लिटिंग पैटर्न एक्सप्लेन किया है कि किस तरह से जब हम मेटल के चारों तरफ स्क्वायर प्लेनर वे में हम लेकर के आते हैं लिगेंड्स को, किस तरह से स्प्लिटिंग होती है वो आप देखिएगा। ये है आप, दिस इज द पैटर्न ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल्स इन स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस। अगर हम इस डायग्राम को बहुत ही ध्यान से देखें तो आप देखेंगे कि सबसे पहले हमारे पास में डिजेनरेट 5D ऑर्बिटल्स होती हैं जिनकी की एनर्जी बिल्कुल सेम है। और जब ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स हम बनाते हैं तो क्योंकि EG जो ऑर्बिटल्स होती हैं, EG ऑर्बिटल मतलब dx² और dz² जो ऑर्बिटल होती हैं, दे आर प्रेजेंट इन द ऑन द एक्स एंड वाई एक्सिस, तो वो लिगेंड से सीधा टकराती हैं ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री में और उनकी एनर्जी बढ़ जाती है। और इसीलिए जो T2G ऑर्बिटल्स हैं कौन कौन सी, dxy, dyz और dzx, उनकी एनर्जी कम हो जाती है। तो इस तरह से स्प्लिटिंग पैटर्न है T2G और EG का। दिस इज द केस ऑफ ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। ओके, नाउ व्हेन वी फॉर्म टेट्रागोनल डिस्टॉर्शन, दैट इज द द्विसमलंबाक्ष अगर हम ज्योमेट्री बनाते हैं तो आप क्या देखते हैं कि आप जेड एक्सिस के लिगेंड्स थोड़े से दूर हो जाते हैं, जिससे एक्स और वाई एक्सिस के लिगेंड्स मेटल के थोड़ा पास आ जाते हैं। तो इससे आप क्या देखेंगे कि जिसमें एक्स वाई कंपोनेंट है दे आर मोर रिपेल्ड एज कम्पेयर टू द ऑर्बिटल्स हैविंग द जेड कंपोनेंट। ओके, तो आप यहाँ देखिएगा, ध्यान से नोट करिएगा कि अगर आप EG ऑर्बिटल को देखेंगे तो EG 2 से मिलके बनी हुई है, dz² और dx²-y² से। ओके, तो जो dx² -y² है उसकी एनर्जी बढ़ जाएगी
तो डेफिनेटली डी जेड स्क्वायर ऑर्बिटल की एनर्जी कम हो गई। सिमिलरली अगर आप T2G ऑर्बिटल देखेंगे तो जिसमें XY कंपोनेंट है यानी DXY उसकी एनर्जी बढ़ गई और बाकी जो दो ऑर्बिटल का सेट है उसकी एनर्जी क्या हो गई, कम हो गई, राइट। सो दिस इज द पैटर्न ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ दी ऑर्बिटल्स इन टेट्रागोनल फील्ड ऑफ लिगेंड्स, यानी जो लिगेंड्स की द्विसंबलंबाक क्षेत्र है उसमें इस तरह से स्प्लिटिंग हो रही है। ओके, नाउ इन ऑर्डर टू गेट द स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री वी रिमूव द ligands on the z axis completely so that we get the square planar geometry in which 4 ligands are present, 2 along the x axis and 2 along the y axis। तो डेफिनेटली जिनमें z कंपोनेंट है वो कम रिपेल होंगे जबकि xy कंपोनेंट है वो ज़्यादा रिपेल होंगे। तो जो xy कंपोनेंट है आप ध्यान से देखिएगा उसकी एनर्जी और बढ़ गई है और z वाले कंपोनेंट की एनर्जी और कम हो गई है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि डी एक्स स्क्वायर डैश वाई स्क्वायर है उसकी एनर्जी बढ़ गई है और डी एक्स वाई की भी एनर्जी बढ़ गई है, जबकि डी जेड स्क्वायर की एनर्जी कम हो गई है और डी वाई जेड और डी एक्स जेड की भी एनर्जी कम हो गई है। तो नेट इफेक्टिव ये हुआ कि इस तरह से स्प्लिटिंग होने से जो ऑर्बिटल से स्प्लिटेड उसके बीच में एनर्जी गैप बढ़ गया और ये जो टोटल एनर्जी गैप है ध्यान से देखिएगा del 1 प्लस del 2 प्लस del 3, दिस गैप इज नोन एज डेल ऑफ स्क्वायर प्लेनर, यानी स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस के लिए डेल का डिवीजन। तो आप देखेंगे कि इस डिस्टॉर्शन की वजह से जो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी का जो गैप है वो बढ़ जाता है। इसको आप इस मैथमेटिकल रिलेशन से भी देख सकते हैं कि डेल ऑफ स्क्वायर प्लेनर इक्वल्स del 1 प्लस del 2 प्लस del 3 एंड SP इज here written for the square planar complex। और ध्यान से देखिएगा del SP इक्वल्स टू बी 1.3 del O। ओके, यानी आप यहाँ देखेंगे कि जो डेल SP की वैल्यू होती है वो del O से भी ज़्यादा होती है। और इस तरह से आप देखेंगे कि पूरा पैटर्न अपन ने तीनों अच्छे से एक्सप्लेन कर लिया। फिर से मैं एक बार आप सम अप कर देती हूँ आपको सारी चीज़ों को। अच्छा एक मिनट आप ये चीज़ और देख लीजिए बच्चों, मैंने अभी आपको ये बताया था कि जो निकिल है यानी जो 3D सीरीज़ की मेटल है वो तो क्या करती हैं कि वीक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के साथ स्क्वायर प्लेनर कंपाउंड बना पा रही है, जबकि 4D और 5D की जो मेटल्स हैं वो वीक फील्ड लिगेंड के साथ भी स्क्वायर प्लेनर कंपाउंड बना पाती है। तो इसके पीछे लॉजिक देखिएगा, सिंस दीज मेटल्स आर हैविंग 8 इलेक्ट्रॉन्स एंड वी हैव टू फिल अप द 8 इलेक्ट्रॉन। तो ध्यान से सुनिएगा, हम 4 इलेक्ट्रॉन तो भर देंगे, 2 इलेक्ट्रॉन डी वाई जेड में, 2 डी एक्स जेड में। आप लास्ट पैटर्न देखिएगा। ओके, फिर 2 इलेक्ट्रॉन्स हमने भर दिए डी जेड स्क्वायर में। ओके, और अब हमें बनने रिमेनिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स। हमारे पास 2 ऑप्शन है, या तो हम एक इलेक्ट्रॉन डी एक्स वाई में डालें और एक इलेक्ट्रॉन डी एक्स स्क्वायर डैश वाई स्क्वायर में डालें, नंबर 1। नंबर 2 ऑप्शन हमारे पास है कि बोथ इलेक्ट्रॉन्स ऑक्यूपाइज द डी एक्स वाई ऑर्बिटल। लेकिन आप अब ये इस बात पे डिपेंड्स करेगा कि अगर आप इलेक्ट्रॉन्स को नीचे की तरफ अगर ले रहे हैं, दोनों को अगर आप डी एक्स वाई में ले रहे हैं तो डेफिनेटली मोर क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी विल बी लिबरेटेड, यानी जो क्रिस्टल क्षेत्र स्थायीकरण ऊर्जा होगी वो बहुत ज़्यादा निकलेगी और अगर वो बहुत ज़्यादा निकलेगी तो कॉम्प्लेक्स स्टेबल होगा, राइट। लेकिन अगर आप एक इलेक्ट्रॉन डी एक्स वाई में ले रहे हैं और दूसरा डी एक्स स्क्वायर डैश वाई स्क्वायर में ले रहे हैं तो इतनी ज़्यादा क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी नहीं निकलेगी और कॉम्प्लेक्स कंपैरेटिवली क्या होगा, अनस्टेबल होगा, राइट। तो सिंस वी हैव टू फॉर्म स्टेबल स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स, तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन्स को किस में होना चाहिए, डी एक्स वाई के अंदर होना चाहिए। ओके, और ये तभी संभव है कि चाहे तो मेटल स्ट्रॉन्ग फील्ड हो चाहे लिगेंड स्ट्रॉन्ग फील्ड हो। अगर हम मेटल्स को देखें तो निकिल, पैलेडियम और प्लैटिनम में निकिल एक वीक फील्ड मेटल है, राइट। तो इसके साथ अगर हम लिगेंड स्ट्रॉन्ग फील्ड का लगाएंगे जैसे साइनाइड, तो वो स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स बनाएगी ताकि दोनों इलेक्ट्रॉन्स डी एक्स वाई ऑर्बिटल को ऑक्यूपाई कर सकें। लेकिन अगर हम मेटल ले रहे हैं पैलेडियम और प्लैटिनम तो क्या होगा, क्योंकि मेटल एक स्ट्रॉन्ग फील्ड मेटल है तो दोनों इलेक्ट्रॉन्स है ना डी एक्स वाई में ऑक्यूपाई हो जाएंगे, और अगर वो दोनों डी एक्स वाई में ऑक्यूपाई हो जाएंगे तो ऐसे केसेस में वो वीक फील्ड लिगेंड जैसे कि क्लोराइड है या ब्रोमाइड है, इनके साथ भी क्या करेगी, स्क्वायर प्लेनर कंपाउंड बना सकती है। ओके बच्चों, तो दिस इज ऑल अबाउट द splitting pattern in square planar complexes,
हमने क्या देखा कि जो सबसे ज़्यादा डेल की वैल्यू होती है वो स्क्वायर कॉम्प्लेक्सेस में होती हैं, उससे कम होती है आपकी ऑक्टाहेड्रल में, और सबसे कम होती है टेट्राहेड्रल में। ओके बच्चों, तो यहाँ हमने पढ़ा है। नेक्स्ट वीडियो में वी विल स्टडी अबाउट द फैक्टर्स अफेक्टिंग द क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। ओके, थैंक यू सो मच।